हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज से हालांकि मैं कल से स्टार्ट कर चुका हूं, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के जो एग्ज़ाम है वो अब 3 मई के बाद में होंगे, तो धीरे धीरे उसकी भी 1-2 वीडियो जो है मैं डेली अपलोड करूँगा। लेकिन कुछ व्यूवर्स की डिमांड है कि सर, क्योंकि मई में बीएड एंट्रेंस का भी एग्ज़ाम होना है। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम मई में हो पाएगा। मेरे हिसाब से शायद जून या जुलाई तक जाएगा, तो आपके पास काफ़ी समय है प्रिपरेशन करने के लिए। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, एनवायरनमेंट, जनरल अवेयरनेस, फिजिकल स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, तो उसका आज मैं पार्ट फर्स्ट आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी आपके पास व्हाट्सएप नंबर हैं आपके फ्रेंड्स के, सबको उसमें आप मेरा चैनल नेम स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय भेज सकते हैं, क्योंकि मैं आपको जो अब लगभग बीएड के डेली आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा। आज ये मेरा पार्ट नंबर फर्स्ट है, तो आपको इसमें 2 प्लेलिस्ट मिलेंगी। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके 2 प्लेलिस्ट देख सकते हैं। नंबर 1 प्लेलिस्ट, उसमें 2016 का और 2020 का क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है। कल ही मैंने 2020 का सॉल्व करवाया है पेपर फर्स्ट, ठीक है। और मेरे पास 2010 से हैं बीएड के, जहां आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि चाहे आर्ट्स का पेपर हो, चाहे साइंस का पेपर हो, चाहे कॉमर्स का पेपर हो, फर्स्ट पेपर सबके लिए नॉर्मल होता है, यानी कॉमन पेपर होता है। सेकंड पेपर में 50 क्वेश्चन जो होती हैं, जो आपके रीजनिंग या मैथमेटिक्स के होती हैं, वो भी सेम होते हैं। सिर्फ लास्ट के जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो कॉमर्स के अलग होते हैं, साइंस के अलग होते हैं, और जो आर्ट्स है बीए वाले, उनके अलग होते हैं। तो 150 क्वेश्चन जो हैं, यानी कि 2 पेपर होंगे, 200 क्वेश्चन आपको आएंगे, तो 150 क्वेश्चन जो हैं वो आपके सेम होते हैं। तो इसके लिए आप तैयारी जो है मैं आपको 150 क्वेश्चंस के लिए करवाऊंगा, ठीक है। बाकी मैं कॉमर्स और इकोनॉमिक्स से तैयारी करवाऊंगा, जो लास्ट का आपके 50 क्वेश्चंस हैं, लेकिन साइंस की तैयारी में आपको नहीं करवाऊंगा उससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये मैंने एक जो है पार्ट 1 तैयार किया है। इसमें आपके हिस्ट्री, एजुकेशन, ठीक है, और आपके जीके, करंट अफेयर्स, फिजिकल स्पोर्ट्स, एनवायरनमेंट, तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन जो है नियर अबाउट 70-80 क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए मैंने रेडी किए हैं, ठीक है ना बच्चों। जहाँ सीक्वेंस अलग हो जाएगा, समझ लीजिएगा कि टॉपिक चेंज हो गया। मैंने सीरियल नंबर चेंज इसलिए नहीं किया है, ठीक है। चलिए, मैं क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करूँगा और मैं अलग से भी आपको तैयारी भी करवाऊँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसे कि आप टॉपिक देख रहे हो, ये आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता। इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आपको आते हैं। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा में सभ्यता का पता लगाया, तो वो लगाया था राय बहादुर साहनी ने, ठीक है। मोहनजोदड़ो में सभ्यता का पता लगाया, तो वो लगाया था राखल दास बैनर्जी ने। तो राय बहादुर साहनी जी ने हड़प्पा में सभ्यता का पता लगाया और राखल दास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो में सभ्यता का पता लगाया। तो आपको दोनों आंसर्स याद होने चाहिए। सिंधु सभ्यता का स्वरूप था, तो वो था मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता थी, तो वो थी वाणिज्य प्रधान। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो थे आपकी शाकाहारी। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस हथियार से अपरिचित थे, तो वो परिचित थे तलवार से, ठीक है, अपरिचित थे। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, तो वो थी नगर योजना एवं वास्तुकला। और सिंधु सभ्यता के लोग अपरिचित थे, तो वो अपरिचित थे, देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं, मीन्स गेहूं से, फल से और चीनी से। तो सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। 9
मुर्दों का टीला का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ है आपका मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस पशु से अपरिचित थे? तो वो थे आपके घोड़ा। सिंधु सभ्यता के भौगोलिक विस्तार से संबंधित निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। तो ये ऑप्शन सी जो है वो असत्य कथन है कि यह समूचा क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज के आकार का है। नेक्स्ट है, सैंधव संस्कृति के विषय में निम्नलिखित में से किस वक्तव्य की न्यूनतम संभावना है? तो ऑप्शन डी है इसका आंसर कि सैंधव संस्कृति कहीं भी ग्राम संस्कृति की अवस्था में गुजरे बिना सीधे एक नगर संस्कृति के रूप में प्रकट हुई। सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है? तो वो है आपका ऑप्शन डी, आट्य ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता की लिपि की सूचनाएं ज्ञात होती हैं किससे? मोहरों से। तो ये व्यूवर्स, मैंने इस पार्ट में आपके जो है ये क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के। अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जहां सीक्वेंस चेंज हो जाए तो आप ध्यान रखना कि वो आपका टॉपिक जो है वो बदल चुका है, क्योंकि मैंने अलग अलग टॉपिक लिए हैं इसमें, ठीक है। थोड़ा सा कंप्यूटर से सीक्वेंस नहीं चेंज कर पाया हूँ, जानबूझ के नहीं चेंज किया ताकि आपको पता लग जाए कि अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैन एंड कल्चर के लेखक हैं, तो वो है लैंडिस। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। सभ्यता को डैश जा सकता है, मापा जा सकता है। मानव की विविध प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों या माध्यमों को कहते हैं सभ्यता। भारतीय इतिहास में वह काल जब भारत के अन्य देशों के साथ व्यापारी को राजनीतिक संबंध थे कहलाता है, तो वह कहलाता है बृहत्तर भारत। बृहत्तर भारत के निर्माण में किन साधनों का योगदान रहा? तो व्यापारी, धर्म प्रचारक, उपनिवेशक, सभी का योगदान रहा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। बृहत्तर भारत में हमारे व्यापारिक संबंध किस देश के साथ हैं थे? वो आंसर है आपका अफगानिस्तान। टालसी ने अपने भूगोल में वर्णन किया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि भारत और ईरान के संबंधों का। भारत और ईरान के संबंधों का। निम्नलिखित में से सभ्यता का उदाहरण कौन सा है? तो वो है आपका टीवी। कल्चरल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो वो है आपका गिलिन और गिलिन। भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई तथा पूरब पश्चिम चौड़ाई कितनी है? तो वो है आपकी 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर। भारत का उत्तर पर्वतीय प्रदेश जो असम से कश्मीर तक फैला है, उसकी लंबाई कितनी है? तो वो है 2400 किलोमीटर। भारत के सर्वोच्च शिखर K2 के समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो वो है 8611 मीटर, ठीक है, 8611 मीटर। भारतीय मानक समय ग्रीनविच के पूर्व के निम्नलिखित में से किस देशांतर का समय है? तो वो है 82 1/2 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की चोटी असम में स्थित है? तो वो है धौलागिरी। कंबोडिया की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई?
दूसरी शताब्दी में। कंबुज की स्थापना किसने करी? तो करी कौटिल्य ब्राह्मण ने, कौटिल्य ब्राह्मण ने। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 7वां। हिमालय पर्वत की चोटी K2 की ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है। अब आपका टॉपिक चेंज है, क्योंकि अगर सीक्वेंस चेंज है तो आप ध्यान रखिएगा कि वो आपका टॉपिक भी बदल चुका है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ठीक है, अधिकतर, या कुछ नए क्वेश्चंस भी इसमें मैंने ऐड किए हैं जो आपके आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है कि यूनिसेफ का पूरा नाम है। तो देखिए यूनिसेफ का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, यूनिसेफ के प्रथम चेयरमैन व संस्थापक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिसेफ के प्रथम चेयरमैन व संस्थापक थे लुडविग रैचमैन, लुडविग रैचमैन। यूनिसेफ की रचना की थी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। यूनिसेफ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल निधि, ठीक है, तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई कंपटीशन में आया है। 11 दिसंबर 1946 में, 11 दिसंबर 1946 में। यूनिसेफ नामक संगठन का मुख्य कार्यालय है, हेड ऑफिस बोलते हैं स्टूडेंट्स मुख्य कार्यालय को, तो वो है न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ किसके लिए कार्य करता है? बच्चों के लिए। हमारे देश में यूनिसेफ ने सक्रिय रूप से कार्य करना प्रारंभ किया था सन 1948 में। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका NCERT की नहीं है? तो वो है आपकी नई शिक्षा। एक समुदाय जिसमें परिवर्तन धीमी गति से तथा अधिक समय लेते हैं तो कहलाता है, तो वो है आपका रूढ़िवादी समुदाय। यूनिसेफ बाल अस्तित्व एवं विकास संबंधी कार्य किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन सी करेक्ट है ना, ए और बी दोनों ही कार्य किए जाते हैं। एक तो बाल मृत्यु की दर को घटाने का हर संभव प्रयास किया जाता है, और दूसरा शिशु एवं बाल स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी विभिन्न योजनाओं का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ए और बी दोनों कार्य किए जाते हैं। निम्नलिखित में से नवाचार शिक्षण अभ्यास कौन सा है? देखिए तीनों ही हैं, व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली, टोली शिक्षण और शैक्षिक खेल। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। यूनिसेफ द्वारा नगरीय सेवाओं संबंधी कार्य किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए और बी दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों कार्य किए जाते हैं। नगरों में बाल कल्याण केंद्र, युवा केंद्र एवं क्लब तथा महिला केंद्रों की स्थापना में सहयोग प्रदान किया जाता है। और सेकंड है कि बालिकाओं एवं महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए साधनों को विकसित करने के लिए अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT का पूरा नाम क्या है? आप सभी ने सुना ही है, इसकी बुक्स आती हैं। तो पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये NCERT का पूरा नाम है। और हिंदी में है नाम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद। NCERT किस स्तर की संस्था है? तो ये एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। ध्यान रखना NCERT पे क्वेश्चन आता है।
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के विषय में सत्य हैं। देखिए तीनों ही पॉइंट बिल्कुल करेक्ट हैं। ध्यान रखिएगा कि ये एक अपने आप में स्वायत्त संस्था है, इंग्लिश में कहते हैं ऑटोनोमस, और इस संस्था को सन 1961 में स्थापित किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि NCERT को स्थापित कब किया गया था, तो 1961 में स्थापित किया गया था। और NCERT शिक्षा मंत्रालय के बौद्धिक पार्श्व के रूप में कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का है, बता दिया आपको कि NCERT की स्थापना कब हुई, तो वो हुई आपके 1961 में। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन व्यूवर्स आपके स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के भी आते हैं, तो वो भी मैंने इसमें क्वेश्चंस आपके रखे हैं। तो शारीरिक शिक्षा निम्न प्रकार के मूल्यों के विकास में सहायक नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, मतलब कि ना तो अनुशासन, ना रोमांचता और ना ही सहयोग की भावना। राष्ट्रीय संस्था बहुत इंपॉर्टेंट है कि अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1954 में। भारत में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1958 में। महत्वपूर्ण पुस्तक हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन के लेखक निम्न में से कौन हैं, तो वो हैं इराज अहमद खान। फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन किताब के लेखक हैं, तो वो हैं चार्ल्स ए बूचर। दोनों के नाम याद कर लीजिएगा। राष्ट्र सेवा के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता प्राथमिक होती है, तो वो होती है स्वस्थ शरीर की। पीटी का अर्थ है, तो पीटी का अर्थ होता है पूरा फिजिकल ट्रेनिंग। राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता, जिसे हम इंग्लिश में NPE कहते हैं, और जांच परियोजना का प्रारंभ भारत में शिक्षा मंत्रालय ने कब किया, तो वो किया सन 1959 से 60 में। ठीक है, शारीरिक शिक्षा का उद्गम किस देश से हुआ, वो हुआ ग्रीस से। निम्नलिखित में से खेल क्रिया का संबंध है, तो देखिए तीनों से ही है, दौड़ना, कूदना और आपका फेंकना, तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। खेलने के लिए निम्न आवश्यक है, तो देखिए मैदान, खेल किट और मस्तिष्क तीनों ही आवश्यक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्न में से खेल का संबंध नहीं है, किसका, भाषा का। खेल का प्रदर्शन ज़्यादा निर्भर करता है किस पर, अभ्यास पर, प्रैक्टिस पर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि शारीरिक शिक्षा का अस्तित्व का पता चला था, वो चला था मोहनजोदड़ो की खुदाई से। शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है, वो कहा जाता है एथेंस काल को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो वर्ष ये 29 अगस्त को मनाया जाता है, और ये मेजर ध्यानचंद जी की याद में ही मनाया जाता था। ठीक है, शुरुआत ही मेजर ध्यानचंद से हुई थी, ध्यान रखिएगा। किसने कहा था कि बच्चे की प्राकृतिक शक्तियों और योग्यताओं की स्वतः और स्वाभाविक विकास का नाम शिक्षा है, तो वो कहा था रूसो ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है, तो देखिए वो है आपका आंसर उत्तर प्रदेश है ना, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है, तो वो है आपका सिक्किम। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला प्रदेश कौन सा है,
राजस्थान। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला गोवा, ध्यान रखेंगे। भारत का कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो वो बन गया है जम्मू और कश्मीर। संसार में जनसंख्या में भारत का भाग है, तो वो है आपका 16.7%। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो वो होती है चेरापूंजी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका भारत की सबसे अधिक साक्षरता वाला देश। तो आप जानते होंगे केरल, कई बार मैंने बताया है। भारत की सबसे बड़ी झील किस प्रदेश में है? तो वो है आपकी सिक्किम में। भारत का सबसे कम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? बिहार। भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो वो है आपका ऑप्शन सी, 74.04%। पुरुषों के अनुपात में स्त्रियां अधिक हैं, कहाँ पर? केरल पर। ठीक है, और कम कहाँ पर है? सबसे कम हरियाणा में। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का समुद्री तट कितना है? तो वो है 6,100 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो वो है आपका ऑप्शन सी, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी भूसीमा किस देश के साथ लगती है? तो वो है आपका आंसर पाकिस्तान। भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी का क्या नाम है? तो वो है कंचनजंगा। भारत का सबसे पुराना जूलॉजिकल गार्डन कहाँ स्थित है? वो है कोलकाता में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है पोखरण, ठीक है, जहाँ पर सबसे पहले परमाणु बम का प्रयोग हुआ था। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा, असम। कार्बेट नेशनल पार्क स्थित है, तो वो है आपका उत्तराखंड में। भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो वो होती है एलुवियल मिट्टी, ठीक है, एलुवियल मिट्टी। भारत की मुख्य फसल है, वो है चावल। एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई है लगभग 8,848 मीटर। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? ठीक है, चलिए, तो वो है आपकी कोसी नदी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, आपके कुछ एनवायरनमेंट के क्वेश्चन हैं, ये भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरण का कारक है। तो देखिए, पर्यावरण वायु और मृदा तीनों ही हैं। पर्यावरण का जैविक कारक है, तो वो है आपका वनस्पति। पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है, तो वो है आपकी जनसंख्या वृद्धि। पर्यावरण में सम्मिलित है, तो देखिए वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल तीनों ही सम्मिलित हैं, है ना, ऑप्शन डी करेक्ट है। पर्यावरण पर अधिकार है किसका? मानव का। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण से संबद्ध संस्था है, तो वो है आपकी वन महोत्सव। मिलियू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वो पर्यावरण के लिए किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
5 जून को पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है, तो वो है आपका राजनीतिक संरक्षण। ठीक है, हमारे चारों ओर जो दिशाएं हैं उनका योग है, तो वो है पर्यावरण। जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, कथन किसका है? तो यह है फिटिंग का। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जून 1985 में। पर्यावरण अध्ययन है तो यह है बहुविषयक, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में पर्यावरण का जैविक कारक है, तो वो है आपका जीवाणु। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो है आपका कोयंबटूर में। राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना प्रचार अभियान का प्रारंभ हुआ 1986 में। बच्चों में पर्यावरण चेतना लाने हेतु प्रमुख संस्था है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, तो वो है आपकी इको क्लब्स। भारत में पर्यावरणीय अभिरुचि कब आरंभ हुई? तो ये हुई स्टॉकहोम पर्यावरण सम्मेलन के पश्चात। किस नगर में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ? तो ये हुआ जोहान्सबर्ग में। संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया? तो वो किया पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम 1972 में। तो व्यूवर्स, ये मैंने आज पार्ट 1 दिया है, तो मैं इसी तरीके से, क्योंकि अभी इसमें कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं, आपके कंप्यूटर के नहीं आए हैं और कुछ करंट अफेयर्स के नहीं आए हैं, तो वो मैं आपको अगले पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से कंबाइन करके दूंगा, ताकि आपकी जो है हर एक टॉपिक पे पकड़ हो जाए। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन एनवायरनमेंट के हैं, कुछ जनरल अवेयरनेस के हैं, कुछ स्पोर्ट्स के हैं, ठीक है, कुछ आपके एजुकेशन यानी एनसीईआरटी यूनिसेफ से रिलेटेड, कुछ आपकी इंडियन कल्चर से रिलेटेड, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड। तो इस तरीके से ही बीएड में आपका जो फर्स्ट पार्ट होता है यानी 50 क्वेश्चंस, तो वो आपके आते हैं। ठीक है ना व्यूअर्स, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मैं आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी मैं आपको कराता रहूँगा। 1-2 वीडियो हम बीकॉम थर्ड ईयर की भी सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की मैं अपलोड करता रहूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या और स्टडी मटेरियल जो मैं करता हूँ बीएड की, और टीजीटी की भी मैं जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करा रहा हूँ, क्योंकि उसके भी क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। तो हम टीजीटी की भी तैयारी करेंगे, कॉमर्स की, इकोनॉमिक्स की, एजुकेशन की और स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, दूसरा बीएड एंट्रेंस की भी हम तैयारी करेंगे ना। ठीक है ना व्यूअर्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में मेरे को आप बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू व्यूअर्स।